Hello friends And my dear little kids. In previous video we have talked about the characteristics of living. Today in this video we will talk about non-living things and biotic and abiotic components. Okay, we have studied that living things they are made up of cells, they have cellular organization, they need food for their growth, repair and energy. That means they need the nutrition. They do the process of respiration. They respire to release energy. Living things, they excrete waste products. They move, they show movement on their own. Reproduction, living things, they can reproduce and respond to stimuli. And real living things, they can grow. Certain non-living things they also show some of these characteristics, है ना. इनमें से non-living things भी जो हैं उनमें से कुछ character show करती हैं. Example, the clouds move in the sky, है ना. Clouds move करते हैं ना sky में. Cars, buses and motorcycles they also move. Similarly, you can increase the size of your pillow by adding more cotton to it. मतलब आप अपने पिलो का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, है ना. यू कैन एड सम मोर कॉटन और क्या होगा, द साइज ऑफ योर पिलो विल बी इंक्रीज्ड. तो कैन वी कॉल दीज ऑब्जेक्ट्स लिविंग? क्या हम इन ऑब्जेक्ट्स को भी लिविंग कह सकते हैं कि द कार्स, बसेस और जो क्लाउड्स मूव करते हैं स्काई में वो, और अगर आपने पिलो का साइज बढ़ाया है तो दीज ऑब्जेक्ट्स दे आर ऑल्सो लिविंग? नो, वी कांट से देम लिविंग. वी कैन नॉट call cars, buses and motorcycles living. Why? Because they require fuel to move. उन्हें fuel चाहिए होता है movement के लिए. They can't move on their own. खुद से move नहीं करती वो. The energy to move these vehicles is produced by burning the fuel in the presence of oxygen. जब ये vehicles, इनमें जो fuel होता है वो burn होता है तो ये energy produce करते हैं. उस एनर्जी से ये व्हीकल्स मूव होते हैं. ओके, सिमिलरली एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पिलो इज एक्सटर्नल. ये एक्सटर्नल चीज है. अगर आप अपने पिलो का साइज इंक्रीज करते हैं दिस इज एक्सटर्नल थिंग, सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड लिविंग. इसीलिए हम इनको लिविंग नहीं कह सकते हैं. लिविंग थिंग्स दे नीड टू रिप्रोड्यूस बट नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट. रिप्रोडक्शन करते हैं लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स ये नहीं करते. सो दी नॉन लिविंग थिंग्स दे डोंट शो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट habitat, environment and its components. So living organisms depend on their surroundings for food, water, air, shelter and other needs. जो living organism होते हैं वो अपने सराउंडिंग्स पे, जो उनके आसपास चीजें होती हैं उन पर डिपेंड होते हैं. क्यों डिपेंड होते हैं? फॉर देयर फूड, फॉर वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स. वो जहां भी रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो अपनी सराउंडिंग्स पे, अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड होते हैं, है ना. तो हैबिटेट क्या है? व्हाट इज हैबिटेट? द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. वही प्लेस, वही जगह जहां पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी जगह पर रहता है तो उसका हैबिटेट कहलाता है. ये उसका आवास है, हैबिटेट है. ओके, देन एनवायरनमेंट, द इमीडिएट सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म इट्स एनवायरनमेंट. जो ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग होता है, इमीडिएट सराउंडिंग जो होता है, जो उसके आसपास की सराउंडिंग्स होती हैं, वही उसका एनवायरनमेंट फॉर्म करता है. Environment includes air, soil, climate and all organisms living around. अब environment में क्या क्या हो सकता है? Environment में जिसमें organism रहता है उसमें air हो सकता है, soil, climate हो सकता है. all living organisms जो भी उसके आसपास है वो सब मिलकर के उसका environment बनाते हैं. Okay, the environment is divided into two components. Environment को हम दो components में divide कर सकते हैं. First is abiotic और फिजिकल कंपोनेंट्स एंड बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स, है ना. एबायोटिक और फिजिकल मींस जो लिविंग नहीं है, फिजिकल है, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं. एग्जांपल, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट. जो भी ऑर्गेनिज्म के आसपास ये सारी चीजें हैं जो फिजिकल हैं, जो नॉन लिविंग है, फिजिकल है, दे आर एबायोटिक कंपोनेंट्स. एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स.
जो सारे ऑर्गेनिजम्स लिविंग हैं दे आर बायोटिक कंपोनेंट्स। वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपनी नीड के लिए, अपने एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। The abiotic and biotic components, they are interdependence. Okay? Abiotic components, they are the physical factors of the environment which have a direct effect on the living organism. सारे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं एनवायरमेंट के जिनका कि डायरेक्ट इफेक्ट आता है, डायरेक्ट इफेक्ट ऑर्गेनिज्म पे होता है ना। दे इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर एंड लाइट। इन सारे फिजिकल फैक्टर्स का एबायोटिक कंपोनेंट्स का ऑर्गेनिज्म पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। एयर, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। जो ऑक्सीजन एयर में है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। फॉर व्हाट? फॉर रेस्पिरेशन। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन आउट, है ना। रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस रिलीज होती है ना। प्लांट्स दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज गिवन आउट। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो इसमें भी फिर से ऑक्सीजन बनती है, राइट, विच इज यूज बाय प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बनती है उसे कौन यूज करता है, अदर ऑर्गेनिजम्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड इन व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रीज हैं या व्हीकल्स जो भी जलते हैं तो वो क्या करते हैं, जब फ्यूल्स उनमें बर्न होते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है ना। तो सारे फ्यूल जो हैं, फॉसिल फ्यूल सारे बर्न होने पर वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगेन यूज्ड बाय द प्लांट्स, है ना, इन द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. So this cycle of uses of carbon dioxide and oxygen between biotic and abiotic world is balanced in nature by plants. Nature by plants. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन यूज हो रही है बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक वर्ल्ड में, ये नेचर में जो ये बैलेंस हो रहा है ये प्लांट्स बैलेंस करते हैं ना। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे जस्ट रिलीज द ऑक्सीजन by the process of photosynthesis. So this balance is done by the plants. Next abiotic component is water. Water, you all know about the water is essential for all the living organism, है ना। तो water is an essential constituent of the body of all living organisms. सारे living जो organisms हैं उनके लिए water is essential and is needed to carry out various life processes. जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं विदाउट वाटर दे कांट पॉसिबल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। आपको पता ही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो बिना पानी के, बिना वाटर के दे कांट सर्वाइव। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो लैंड प्लांट्स हैं, जो जमीन पे उगते हैं प्लांट, वो क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वाइल सम प्लांट्स सच एज लोटस एंड चेस्टनट्स दे लिव इन वाटर। कुछ प्लांट जो होते हैं वो पानी में ही रहते हैं, पानी में ही ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल्स आर लोटस, चेस्टनट्स, अदर प्लांट्स आर ऑल्सो देयर। एक्वेटिक प्लांट, दे आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश लिव इन वाटर एंड यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर, राइट। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं आपको पता ही है कौन कौन से एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो पानी में रहते हैं एंड दे यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो पानी में डिजॉल्व रहती है ऑक्सीजन वो उसको यूज करते हैं। दे ऑल्सो यूज ऑक्सीजन, है ना, विच इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर। नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट इज सॉइल। सॉइल फॉर्म्स द लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर में जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, वो आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी होती है, सॉइल की। सॉइल फॉर्म करती है उसको, आउटर लेयर को, है ना। इट इज असेंशियल फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए जरूरी है सॉइल, आपको पता ही है ना। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल हेल्प द प्लांट टू ग्रो। जो पानी और मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे प्लांट्स को हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, ग्रो होने में, है ना। सोइल में जितने भी मिनरल्स और वाटर जो होंगे वो प्लांट्स को हेल्प करेंगे उसकी ग्रोथ के लिए, है ना। इसलिए सॉइल प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कैसे, इन एडिशन मेनी एनिमल्स सच एज रैबिट्स, रैट्स एंड अदर एनिमल्स दे लिव इन द सॉइल
सॉइल में रहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सॉइल में रहते हैं, जैसे कि रैबिट्स हैं, है ना, जैसे कि रैट्स हैं, बाय मेकिंग बरोज और होल्स, या तो वो बरोज बनाते हैं, होल्स बनाते हैं, है ना, और वो इस तरह से सॉइल में रहते हैं, उनका हैबिटेट उनका सॉइल में होता है। तो सॉइल इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स ऑल्सो, राइट। ओके, नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट इज टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को, प्लांट और एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों को टेम्परेचर अफेक्ट करता है ना। एनिमल्स एंड प्लांट्स दे शो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक टू कोप अप विद द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना। द काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर प्लेस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में जो भी टेम्परेचर होगा, जो उसी पे डिपेंड करेगा कि वहां पर किस टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स अवेलेबल होंगे। मोस्ट ऑर्गेनिज्म दे ग्रो एंड सर्वाइव फ्रॉम 0 to 50 डिग्री टेम्परेचर, है ना, 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस टेम्परेचर के बीच में सर्वाइव करते हैं, 0 to 50 में। एक्सट्रीम कंडीशन में दे आर डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स जो एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस में सर्वाइव कर पाए। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, they can survive at very high and very low temperature. Leaves of desert plants, they are modified into spines to reduce water loss. आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, डेजर्टिक प्लांट्स हैं, उनमें जो उनकी लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती है, वो चेंज हो जाती है स्पाइंस में। क्यों स्पाइंस में चेंज हो जाती है? सो दैट दे कैन टू रिड्यूस द वाटर लॉस, ताकि वो वाटर लॉस को रिड्यूस कर सके, क्योंकि डेजर्ट एरिया में वाटर ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है, तो उनकी लीव्स जो मॉडिफाई हो जाती है ना, जस्ट अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ दैट रीजन। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स एंड स्नेक्स दे गो अंडरग्राउंड इन विंटर। विंटर सीजन में क्या होता है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, जैसे फ्रॉग्स हैं या स्नेक्स है, दे गो अंडरग्राउंड हो जाते हैं वो एनिमल्स विंटर सीजन में अंडरग्राउंड हो जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? जिनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट, इट डिपेंड्स ऑन देयर सराउंडिंग्स, है ना। एनवायरमेंट पे उनका बॉडी टेम्परेचर डिपेंड होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनका बॉडी टेम्परेचर एक फिक्स होता है ना, अराउंड 36 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स होता है ना। बट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, उनका बॉडी टेम्परेचर इट डिपेंड्स ऑन देयर सराउंडिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन देयर environment. So what happens? Cold blooded animals they go underground in winter. वो winter season में क्या होता है? underground चले जाते हैं। This activity is called hibernation or winter sleep. इसको hibernation और winter sleep कहते हैं। Now next abiotic component is light. Light is also affect the organisms. The sun is the ultimate source of light on earth, है ना। आपको सबको पता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, है ना। सनलाइट अफेक्ट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो सनलाइट होती है प्लांट्स को भी अफेक्ट करती है, एनिमल्स को भी अफेक्ट करती है। इन प्लांट्स सनलाइट हेल्प्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करती है सनलाइट प्लांट्स में, राइट। इन मूवमेंट, फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट्स, ग्रोथ, जर्मिनेशन, रिप्रोडक्शन, ये जितने भी प्रोसेस है उनमें सब में सनलाइट हेल्प करती है। ओके, सो सनलाइट जो है प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस, मूवमेंट, फ्लावरिंग, ग्रोथ, जर्मिनेशन, रिप्रोडक्शन, इन सब में हेल्प करती है। एनिमल्स में भी सनलाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। एनिमल्स सच एज crows, sparrows, pigeons, butterflies, they are diurnal animals. Diurnal animals, the animals, those are active during the daytime. They are called the diurnal animals, right? And the other animals, some animals, they are active only ड्यूरिंग नाइट, है ना। कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ नाइट में एक्टिव होते हैं, दे आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, राइट। यू नो द एग्जांपल्स, आउल्स, बेयर्स, कॉकरोचेस। सो राइट, डायर्नल एनिमल्स, जो एनिमल्स डे टाइम में एक्टिव होते हैं वो डायर्नल एनिमल्स होते हैं। आपको पता है एग्जांपल्स है क्रोज, पैरोज, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, है ना। सो मेनी अदर एनिमल्स, दे आर डायर्नल एनिमल्स। एंड दी नॉक्टर्नल एनिमल्स जो कि नाइट टाइम पे एक्टिव होते हैं, owls हैं, bats हैं, cockroaches हैं, and other also. So these animals, they are depend on light for their survival.
the light affects animals also. In this way, light affects animals also, right? Now come to biotic components. Biotic components कौन-कौन से हैं? Biotic components है all the plants, animals, है ना, microorganisms. These are biotic components, right? So all life forms such as plants, animals, human beings, microorganisms, they form the biotic components of the environment. ये सब मिलके क्या बनाते हैं? Biotic component बनाते हैं environment का. Organisms forming biotic components, they can be classified into autotrophs, heterotrophs and consumers. तो organism forming biotic components can be classified into autotrophs and heterotrophs. Mainly autotrophs and heterotrophs में हम classify कर सकते हैं. And autotrophs, what are these? Plants, they prepare their own food and they are called the autotrophs or producers. Plants अपना food self बनाते हैं, खुद से बनाते हैं ना. They do the process of photosynthesis in the presence of sunlight, है ना. They use oxygen, है ना, and water, and they prepare their own food. That's why they are known as autotrophs. उनको autotrophs बोलते हैं या उनको producers भी बोल सकते हैं. All kinds of animals depend on plants for food, है ना. जो जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है. तो एनिमल्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स. एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड दी हेटेरोट्रॉफ्स. और दे आर आल्सो कॉल्ड दी कंज्यूमर्स. उनको कंज्यूमर्स भी बोलते हैं या हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं. ओके, अब ये ऑटोट्रॉफ्स हो गया, हेटेरोट्रॉफ्स हो गया. व्हाट आर द डीकंपोजर्स? प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, डीकंपोजर्स क्या है ना. तो decomposers, microorganisms such as bacteria and fungi, they are called decomposers. जो microorganisms होते हैं, they are known as decomposers. Microorganisms, they are known as decomposers. How? Decomposers क्या करते हैं? Decomposers, they break down the dead parts of the plants and bodies of dead animals. जो plants के dead parts हैं या animals के dead bodies हैं, they break down them and release nutrients from them into the environment. और वो क्या करते हैं? उनकी bodies को break down करके उसके जो nutrients हैं, they release the nutrients from them into the environment. वो सारे nutrients को environment में release करते हैं, है ना. वो animals और plants की dead bodies को उनको break down करते हैं और nutrients को environment में release करते हैं. That's why they are known as the cleaners of the nature. वो क्लीन करते हैं ना डेड बॉडीज को, डेड एनिमल्स को, डेड प्लांट्स को, उनको ब्रेक डाउन करके उनमें से न्यूट्रिएंट को रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, इसलिए उनको क्लीनर्स कहते हैं. दे आर नोन एज क्लीनर्स ऑफ नेचर आल्सो, है ना. दे हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट फ्री ऑफ डेड एंड रोटिंग मैटर. जितना भी डेड मैटर है या रोटिंग सड़ा गला जो मैटर है, जो डेड बॉडीज हैं, उन सब से एनवायरनमेंट को फ्री करने का काम करते हैं. वो नेचर को क्लीन करने का काम करते हैं. So they are also very important. Just imagine a world without decomposers. अगर चारों तरफ dead bodies ही हैं, dead bodies of plants, dead matter of plants, dead bodies of animals हैं, और decomposers नहीं होंगे तो क्या होगा? How will the dead bodies and dead matter, they will break down. So they clean the nature. Nature clean कैसे होगा अगर decomposers नहीं होंगे? Just imagine a world without decomposers. आप imagine कर सकते हैं कि अगर decomposers नहीं है तो world कैसे होगा. So decomposers, they are also very important. So these are the biotic components of environment: producers, consumers and decomposers. Producers, they are known as autotrophs. Those are the plants. They prepare their own food. That's why they are known as producers or autotrophs. है ना? All the kinds of animals depend on their food depend on plants for their food. They are known as consumers or heterotrophs. And the decomposers, they break down the dead parts of plants and bodies of dead animals and they release nutrients into environment, and they are also known as the cleaners of the nature. है ना. Examples fungi है, bacteria हैं. So these are the biotic components. So abiotic and biotic components, they are interdependent on each other. एक दूसरे पर depend है for their survival, है ना. You can see biotic and abiotic components in this picture. Biotic as well as abiotic component, they are also important. Hope you understand the full concept of abiotic and biotic component. Next video, we will meet with a new topic.
Till then, bye and keep learning.